प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के पाठ वायु के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पहले प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहला है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत खाली स्थान कहलाती है। उत्तर होगा वायुमंडल। दूसरा, सभी जंतु श्वसन में वायु से खाली स्थान लेते हैं। इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन। तीसरा, जलने में खाली स्थान गैस सहायक होती है। इसमें हम भरेंगे ऑक्सीजन। चौथा, गतिशील वायु को खाली स्थान कहते हैं। इसमें हम भरेंगे पवन। पाँचवा, वायु में सबसे अधिक खाली स्थान गैस है। इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। अब हम प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। इसमें खंड क के लिखे हुए शब्दों को खंड ख से मिलान करने को कहा गया है। खंड ख में है नंबर 1 हवा, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 नाइट्रोजन और नंबर 4 वायु। जबकि खंड ख में है पहला जलने में सहायक नहीं, दूसरा पारदर्शी है, तीसरा गतिशील वायु है और चौथा जलने में सहायक होगा। आप इसके उत्तर को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पहला का सही जोड़ा होगा सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का बी। इसे आप ध्यान से देखेंगे। बच्चों, अगले प्रश्न में हमें सही के सामने टिक एवं गलत के सामने क्रॉस लगाना है। पहला कथन है, वायु गैस जलवाष्प एवं धूलकण का मिश्रण है, जो कि एक सही कथन है। दूसरा है, मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होती है। यह कथन गलत है। तीसरा, ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है। यह भी गलत कथन है। चौथा, वायु हवाई जहाज़ उड़ाने में सहायक होती है। यह सही कथन है। पाँचवा, वायु को हम देख सकते हैं। यह गलत कथन है। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसे ध्यान से देख लेंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि वायु के संघटक क्या हैं। आंसर में वायु के संघटक निम्नलिखित हैं। पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जलवाष्प, पाँचवा धूलकण और छठा अक्रिय गैस है। बच्चों, 5वें प्रश्न में पूछा गया है, वायुमंडल किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था, जिसे आंसर में लिखना है कि पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत को हम वायुमंडल कहते हैं। अगले प्रश्न में है, वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन। बच्चों, प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। इसका आंसर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं। आप जानते हैं कि मिट्टी जब पोली होती है, ढीली होती है, तो उसके कणों के बीच वायु फंसी रहती है, जो पानी में मिट्टी को डालने से बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है कि वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रमाणित करो। आप जानते हैं कि सभी वाद्य यंत्र बजते समय वायु में कंपन से सुर पैदा करते हैं, जिसे हम लोग सुनते हैं, और वायु के अभाव में ये सुर नहीं बनेंगे और हम लोग इसे नहीं सुन सकेंगे। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है। बच्चों, आपको बताया गया था कि वायु में जलवाष्प की उपस्थिति हम 2 क्रियाकलापों के द्वारा दिखा सकते हैं। पहला है कि बरसात के मौसम में जब खाने वाली नमक को हम थोड़ी देर खुली मात्रा में रखते हैं, तो निरीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि नमक सहित कागज़ गीला हो गया। यह वायुमंडल के जलवाष्प के नमक द्वारा सोखने के कारण होता है। दूसरे क्रियाकलाप में हम फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकालकर मेज़ पर थोड़ी देर के लिए रखेंगे। कुछ समय के बाद जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि बोतल की बाहरी पृष्ठ पर पानी की बूंदें जमी हुई हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी की बूंदें वायु के जलवाष्प से आकर ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आने से संघनित होकर के बूंदों में बदल गई हैं। प्रश्न संख्या 11, ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। इसके आंसर में बच्चों हम वायु के कारण संभव होने वाले क्रियाकलापों को लिखेंगे, जिसमें पहला पवन चक्की जो वायु के सहारे चलती है और इससे फिर ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है अथवा आटा चक्की को चलाते हैं। दूसरा है अन्न कणों से भूसा को अलग करने में। तीसरा पौधों के बीजों को दूर दूर तक फैलाने में। चौथा नाव, ग्लाइडर, पैराशूट या हवाई जहाज़ को चलाने में। और अंतिम है पक्षी, कीट व चमगादड़ के उड़ने में मदद। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला ग्लास वास्तव में खाली नहीं है? इस तथ्य को दर्शाने के लिए हम जो एक प्रयोग को आपको बताया था वो करेंगे। इसके लिए हमें एक पारदर्शी कांच का ग्लास, एक टब या बाल्टी और उसमें पानी की ज़रूरत होती है। टब या बाल्टी में पानी भरकर उसमें ग्लास को पहली बार सीधे समकोण के रूप में डुबाएंगे। इस बार ग्लास को फिर जब बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ग्लास में पानी नहीं गया था। अब दूसरी बार हम टब को पानी में ग्लास को तिरछा कर डुबाएंगे, लेकिन निरीक्षण पर हम पाते हैं कि बुलबुले निकलकर आवाज़ के साथ बुलबुले निकलते हैं और ग्लास के अंदर पानी भी चला जाता है, जो इस बात को बताता है कि ग्लास के अंदर हवा जो थी वह बुलबुले के रूप में बाहर आई और पानी उसमें प्रवेश कर गया। यह बताता है कि ग्लास में हवा थी। बच्चों, प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है? हम सभी जानते हैं कि सांस लेने के लिए उपयुक्त अंग नाक है, जो हवा में उपस्थित धूल कणों और कीटाणु को श्वसन तंत्र में नहीं जाने देता है। इसके लिए नाक के अंदर छोटे छोटे बाल के घने जाल होते हैं और उसके पीछे श्लेष्मा जो एक प्रकार का लसलसा द्रव होता है वह पाया जाता है, जिसके कारण कि सांस में ली गई वायु छन जाती है और फिर छन करके वह नाक के अंदर फेफड़े में जाती है, जो हानिकारक नहीं होती है। लेकिन मुंह में ऐसी नहीं होने के कारण ही हमें मुंह से सांस लेने में गंदी हवा अंदर जाने का खतरा रहता है, जिससे कि हम बीमार हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे कि अगर दो मोमबत्तियों को जलाकर अलग अलग आकार के ग्लास से ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज़्यादा देर तक जलेगी और क्यों? इस प्रयोग को आप चित्र में देख सकते हैं कि जो बड़े ग्लास के अंदर जलने वाली मोमबत्ती है उसे स्पष्ट रूप से ज़्यादा हवा यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा, जो उसे छोटे ग्लास से ढकी मोमबत्ती की अपेक्षा ज़्यादा देर तक जलने में सहायक होगा। प्रश्न संख्या 15 को हम देख रहे हैं कि यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। सभी जीवों को जीवित रखने के लिए यह परम आवश्यक है। वायुमंडल से ऑक्सीजन के खत्म हो जाने से सभी जीव एवं पेड़ पौधे मर जाएंगे और यह धरती जीवन विहीन हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इस तरह से संपूर्ण अभ्यास के प्रश्नों को हम हल किए। आशा करते हैं कि आप समझ